नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह विशेष अंक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो समीक्षा याचिका से संबंधित है। वीडियो को अंत तक गौर से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सारे शिक्षक बंधुओं के आग्रह पर यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा। बहुत सारे शिक्षक बंधुओं का यह कहना था कि सर आपका कानूनी विश्लेषण बहुत सटीक और बेहतरीन होता है, इसी तरह का वीडियो बनाया कीजिए। हम सभी को बहुत पसंद आता है, हम सभी का मनोबल उससे बढ़ता है। तो आप सभी के मनोबल को बढ़ाने के लिए, विश्वास को कायम रखने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च अदालत है जिसका मुख्य उद्देश्य न्याय करना है, अर्थात न्याय को स्थापित करना सुप्रीम कोर्ट का मुख्य लक्ष्य है। उस न्याय तक पहुंचने के लिए सुप्रीम कोर्ट को देश के संविधान ने 2 स्पेशल पावर दिए, जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 137 और अनुच्छेद 142 में किया गया है। संविधान निर्माताओं को अच्छे से पता था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी इंसान होते हैं और जाने अनजाने में उनसे भी गलतियां हो सकती है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च अदालत होता है जिसका निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है, ऐसे में यदि कोई गलती किसी निर्णय में हो जाती है तो उसी के लिए अनुच्छेद 137 की व्यवस्था की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को अपने ही निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार दिया गया है। यदि निर्णय में कोई स्पष्ट त्रुटि हो जाता है या उस निर्णय में न्याय के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट या तो स्वतः संज्ञान लेते हुए या इसी अनुच्छेद के 137 के तहत पुनर्विचार याचिका या समीक्षा याचिका के माध्यम से इस त्रुटि को दूर करती है ताकि न्याय स्थापित हो सके। इसे ही अनडू द रॉन्ग कहते हैं, अर्थात समीक्षा याचिका का मतलब ही होता है अनडू द रॉन्ग, अर्थात निर्णय में हुई त्रुटियों को दूर करके न्याय स्थापित करना। अब हम देखते हैं कि किन किन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट इस सिद्धांत को लागू करता है। नंबर 1, रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटि, अर्थात जब निर्णय में कोई ऐसी गलती हो जो पहली नजर में ही स्पष्ट हो जाए, अर्थात सच एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, ऐसी गलती जो निर्णय में स्पष्ट रूप से झलकता हो, जो बिना उस निर्णय के गहन अध्ययन या बहस के ही उस निर्णय में साफ झलकता हो। तो सुप्रीम कोर्ट उस निर्णय में हुई ऐसी गलतियों की समीक्षा अवश्य करती है। इस कसौटी पर जब हम 1 सितंबर 2025 के निर्णय को देखते हैं तो इसमें अनेक गलतियां स्पष्ट रूप से नजर आती है, अर्थात इसमें बहुत सारे ऐसे एरर हैं विच इज अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। ऐसी कई सारी स्पष्ट गलतियों को हम लोगों ने इस निर्णय में निकाला है जिसका हम लोग लगातार वीडियो बना रहे हैं। इस निर्णय में एक नहीं बल्कि कई सारी गलतियां हुई है। इन गलतियों को इस अंक में मैं विस्तार से चर्चा नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि उन गलतियों को आप देखना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। बहुत सारी गलतियों का चर्चा मैंने अनेक वीडियो में किया है। यदि ऐसी त्रुटियां समीक्षा योग्य मानी जाती है तो 1 सितंबर 2025 के निर्णय की भी समीक्षा अवश्य होनी चाहिए और यही उम्मीद जताई जा रही है कि इस निर्णय में हुई गलतियों की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन में अवश्य करेगी। नंबर 2, न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों का उल्लंघन। यदि किसी निर्णय में न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों का उल्लंघन होता है, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन होता है, तो ऐसा निर्णय शून्य माना जाता है। शून्य, यह निर्णय में भारी कमी माना जाता है
और ऐसा निर्णय भी समीक्षा योग्य समझा जाता है। न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों का उल्लंघन एक गंभीर गलती के श्रेणी में आता है। यह उस तरह के गलती के श्रेणी में आता है जैसे किसी निर्दोष को सजा दे दी गई हो। यह मिसकैरेज ऑफ जस्टिस भी कहलाता है। 1 सितंबर के निर्णय में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अर्थात न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है। इस निर्णय में जिन शिक्षकों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर ही नहीं दिया गया। उनके पक्ष को बिना सुने उनके खिलाफ निर्णय पास कर दिया गया। यह न्याय की प्रक्रिया में इतनी बड़ी गलती है जिसके बिना न्याय संभव ही नहीं हो सकता है। यह न्याय के मौलिक सिद्धांत है जिसका उल्लंघन किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता है। किसी भी पक्ष को अपनी बात रखने का अवसर दिए बिना उनके खिलाफ निर्णय पास नहीं कर सकते हैं। यह अकेला एक ऐसा मजबूत कारण है जो 1 सितंबर के निर्णय को दोबारा समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बाध्य करने के लिए काफी है। या यूं कहें कि केवल इसी बिंदु को उजागर करके 1 सितंबर के निर्णय को निरस्त करवाया जा सकता है। इस बात का एहसास सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों को अब तक हो गया होगा। यह सभी शिक्षकों के विश्वास को प्रबल बनाता है और मनोबल को शक्ति देता है कि इस त्रुटिपूर्ण निर्णय में संशोधन अवश्य किया जाएगा। न्याय के मौलिक सिद्धांतों में ही एक सिद्धांत है कि खेल के बीच नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है, जिसका 1 सितंबर 2025 के निर्णय में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ का ही यह स्थापित कानून है जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि खेल के बीच नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर 1 सितंबर 2025 के निर्णय को जब हम देखते हैं तो इसमें खेल के बीच ही नियमों को बदल दिया गया। यह भी इस निर्णय में समीक्षा का बड़ा कारण बन सकता है। जिन शिक्षकों की नियुक्ति वर्षों पहले उस समय के प्रचलित नियमों और सेवा शर्तों के आधार पर की गई थी, अब वर्षों बाद उनके नियमों और सेवा शर्तों में बदलाव कैसे किया जा सकता है। नंबर 3, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी अर्थात असंभवता का सिद्धांत। यदि किसी अदालत द्वारा जाने अनजाने में कोई ऐसा निर्णय पारित कर दिया जाता है जिसे लागू करना संभव ही नहीं है तो ऐसा निर्णय भी शून्य माना जाता है और ऐसा निर्णय समीक्षा योग्य समझा जाता है। 1 सितंबर 2025 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी एक ऐसा ही निर्णय है जिसे लागू ही नहीं किया जा सकता है। अधिकांश सेवारत शिक्षक जिनके ऊपर यह निर्णय थोपा गया है उनमें से ज्यादातर शिक्षकों की बहाली 10th और 12th स्टैंडर्ड के आधार पर की गई थी। ऐसे में उन सभी शिक्षकों के लिए 2 साल के भीतर टेट पास करना न केवल मुश्किल है बल्कि असंभव है। ऐसे में यह निर्णय किसी भी हाल में लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह भी इस निर्णय में समीक्षा का एक बड़ा आधार बनने वाला है। नंबर 4, संवैधानिक या जनहित के मुद्दे। यदि कोई मामला जनहित अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ हो और उसमें बड़ी कानूनी व्याख्या की जरूरत हो तो ऐसे निर्णय की समीक्षा की पूरी संभावना बनती है। 1 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से देश के 25 लाख शिक्षक प्रभावित हुए हैं जो जनहित के दायरे में आता है। इतने बड़े वर्ग के ऊपर इस निर्णय का नकारात्मक प्रभाव इस निर्णय की त्रुटि को दर्शाता है। दूसरी तरफ शिक्षकों के आजीविका का अधिकार जो कि उनका मौलिक अधिकार है, इस निर्णय में इसकी व्याख्या की भी जरूरत है कि आखिर शिक्षकों के इस मौलिक अधिकार को दरकिनार क्यों कर दिया गया, उनके मौलिक अधिकारों का हनन
क्यों किया गया। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 311 जो उनकी नौकरी की सुरक्षा की गारंटी देता है, इसकी भी इस निर्णय में व्याख्या की जाने की आवश्यकता है। जब संविधान उन शिक्षकों की नौकरी की सुरक्षा का गारंटी देता है तो भला उस गारंटी को कोई कैसे छीन सकता है। संविधान द्वारा दिए गए उस प्रदत्त अधिकार को बिना किसी वैध कारण के कोई कैसे छीन सकता है। इसके साथ ही आरटीई एक्ट के विभिन्न धाराओं की व्याख्या ठीक से की जाने की आवश्यकता है, जिसे इस निर्णय में उचित तरीके से नहीं किया गया है या तो उसे नजरअंदाज कर दिया गया है। इसलिए आरटीई एक्ट के बारीकियों को भी समझना आवश्यक है। इसलिए इस निर्णय में बहुत सारे कानूनी दांवपेच है, बहुत सारे कानूनी बारीकियां ऐसी है जिसकी पूर्ण व्याख्या होनी जरूरी है। ऐसे में इस निर्णय की समीक्षा की घोर आवश्यकता है। यदि इस निर्णय की समीक्षा नहीं की गई तो यह निर्णय देश के इतने बड़े शिक्षक वर्ग के लिए न्याय नहीं बल्कि संकट बन जाएगा। 1 सितंबर के निर्णय में इतनी सारी त्रुटियां हैं जो इस निर्णय में समीक्षा के लिए आधार को मजबूत बनाता है और यही कारण है कि इस निर्णय की समीक्षा की जाने पर मुझे पूरा विश्वास है। जब इस निर्णय की समीक्षा की जाएगी, इस निर्णय के त्रुटियों को दूर किया जाएगा तो हमारे देश के सभी शिक्षक बंधुओं को न्याय अवश्य मिलेगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हो सकता है अगले अंक में रिव्यू पिटीशन की सुनवाई में हो रही देरी के मौलिक कारणों पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यदि समय मिल गया तो मिलते हैं अगले अंक में कुछ विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।